हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, लास्ट वीडियो में आपने देखा हमने डिस्कस किया था अरिस्टोटल साहब के बारे में, थियोफ्रास्टस साहब के बारे में, कार्लस लीनियस साहब के बारे में। इस वीडियो में हम स्टार्टिंग करते हैं, मतलब इस वीडियो में जिसका हम टाइम ड्यूरेशन डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे ये वाला टाइम 1800 टू 1911। ठीक है, हम देखेंगे मित्रों इसमें कौन कौन लोग आए, किन किन ने क्या क्या काम किया, उनके काम को देखेंगे। तो सबसे पहले जो नाम आ जाता है वो आता है A.P. डे कंडोले साहब का। A.P. डी कैंडोले साहब, ये नाम है मित्रों। ये 1813 में, इन 1813 में एक टर्म देते हैं जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का अपना मतलब है जो टैक्सेस मीन अरेंजमेंट और नोमोस मीन्स लॉ। तो मतलब अरेंजमेंट के लॉ इन्होंने बताए टैक्सोनॉमी में। ठीक है जी। तो टैक्सोनॉमी में मित्रों हम स्टडी करेंगे 3 पॉइंट्स को लेकर। इसमें आ जाएंगे, एक तो आएगा आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, एक आएगा मित्रों नॉमेनक्लेचर, और एक आएगा मित्रों क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसी भी पर्टिकुलर एरिया की हम बायोडाइवर्सिटी की स्टडी करते हैं इन पॉइंट्स को लेके, तो हम कहेंगे हमने उस एरिया की टैक्सोनॉमिक स्टडी की। ठीक है मित्रों, सिस्टमैटिक टर्म जो दी वो लीनियस साहब ने दी। लीनियस साहब ने सिस्टमैटिक टर्म यूज की, जिसके अंदर एक पॉइंट ये था कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्वेश्चन में आ जाए कि जी टैक्सोनॉमी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सिस्टमैटिक्स में क्या क्या आता है। तो मित्रों माइंड में जरूर रखना, सिस्टमैटिक्स में 4 चीज़ें बतानी है: आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। चौथी चीज़ ये थी जो लीनियस साहब ने बोला। टैक्सोनॉमी में जो चीज़ें आई, टैक्सोनॉमी में केवल 3 चीज़ें हैं: आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी की स्टडी करते हैं, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी स्टडी करते हैं हम, अगर इन पॉइंट्स को लेके उसकी स्टडी में हम आइडेंटिफिकेशन करें, फिर नॉमेनक्लेचर करें, क्लासिफिकेशन करें, तो वह उस एरिया की टैक्सोनॉमिक स्टडी कहलाएगी। एरिया मित्रों छोटा भी हो सकता है, एरिया मित्रों बड़ा भी हो सकता है, ये मैंने आपको बता रखा है। तो A.P. डे कंडोले साहब ने तो टैक्सोनॉमी टर्म दी मित्रों, वैलिड। ठीक है जी। अब मित्रों A.P. डे कंडोले साहब के बाद इस ड्यूरेशन में जो नाम आता है वो 2 नाम और आते हैं, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर साहब। जॉर्ज बेंथम इनका ड्यूरेशन है मित्रों 1800 से 1884। 1800 से 1884 इनका ड्यूरेशन है। एक तो ये साहब आते हैं जॉर्ज बेंथम, एक आते हैं जोसेफ डाल्टन हुकर साहब। जोसेफ डाल्टन हुकर, ये इनका टाइम ड्यूरेशन है मित्रों 1817 से इन 1911। जोसेफ डाल्टन हुकर साहब का। ठीक है, ये दोनों बंदे क्यूरेटर थे। क्यूरेटर, दोनों के दोनों क्या थे? क्यूरेटर थे। क्यूरेटर इन रॉयल बोटेनिकल गार्डन
रॉयल बोटेनिकल गार्डन, रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो सिचुएटेड था इंग्लैंड के अंदर क्यू में, गार्डन इन क्यू इंग्लैंड। इसमें क्यूरेटर थे। अब बात आती है जी क्यूरेटर क्या होता है। मित्रों को होता क्या है कि जो बोटेनिकल गार्डन्स के अंदर अपनी रिसर्च करते हैं, जो बोटेनिकल गार्डन्स के अंदर अपना रिसर्च वर्क करते हैं, हम उनको क्यूरेटर बोलते हैं। ये दोनों की दोनों बंदे क्या थे? क्यूरेटर थे। ठीक है, जॉर्ज बेंथम साहब और जोसेफ डाल्टन हुकर साहब ये क्यूरेटर थे बोटेनिकल गार्डन के अंदर, रॉयल बोटेनिकल गार्डन के अंदर। ठीक है मित्रों, ये एक वर्ल्ड टूर पर निकले, एक वर्ल्ड टूर पर निकलते हैं दोनों साहब। और जो वर्ल्ड टूर है वो मित्रों इनका जो चला वो 1862 से 1884 तक, आई थिंक 84 है, 1862 से 1884 तक चला। और मित्रों इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है जनरा प्लैनेटरम। कौन सा? जनरा प्लैनेटरम। जनरा प्लैनेटरम मित्रों इन्होंने बुक लिखी। इस ड्यूरेशन में एक चीज और याद रखना, जो जनरा प्लैनेटरम बुक है वो मित्रों लीनियस साहब ने भी लिखी थी। जनरा प्लैनेटरम लीनियस साहब ने भी लिखी थी। लीनियस साहब ने मित्रों 4 बुक्स लिखी थी। स्पीसीज प्लैनेटरम लिखी थी, सिस्टमा नेचर लिखी थी, जनरा प्लैनेटरम लिखी थी, और मित्रों एक फिलॉसफिका बोटेनिका लिखी थी। आपको कुछ अगर थोड़ा आइडिया हो तो स्पीसीज प्लैनेटरम कब लिखी थी उन्होंने? स्पीसीज प्लैनेटरम लीनियस साहब जो लिख रहे हैं, लीनियस साहब स्पीसीज प्लैनेटरम जो लिख रहे हैं, स्पीसीज प्लैनेटरम वो लिख रहे हैं मित्रों 1 मई 1753 स्पीसीज प्लैनेटरम लीनियस साहब की बुक है। एक बुक लिखते हैं सिस्टेमा नेचर लिखते हैं ये 2 बार। फर्स्ट एडिशन आता है इनका सिस्टेमा नेचर का, वो आता है 1735 में, और एक 10th एडिशन जो आता है वो आता है मित्रों 1 अगस्त इन 1758 में। बाकी 2 बुक और लिखते हैं, जनरा प्लैनेटरम भी लिखते हैं, फिलॉसफिका बोटेनिका भी लिखते हैं, और जनरा प्लैनेटरम बेंथम और हुकर साहब ने भी लिखी थी। कब? इस सन में 1862 टू 1884 में। ये अपना मतलब जो थे वर्ल्ड टूर पर, घूम रहे थे, देख रहे थे। ठीक है ना। अब बात आ जाती है काम क्या किया हुकर साहब ने और बेंथम साहब ने। काम पे आ जाते हैं। एक तो बुक है, बुक लिखी, ठीक है। एक मित्रों अगर हम इनके काम की बात करें तो इन्होंने एक बिगेस्ट क्लासिफिकेशन दिया। उस क्लासिफिकेशन को हम बिगेस्ट बोलेंगे। बड़ा क्लासिफिकेशन था, बिगेस्ट क्लासिफिकेशन। और इस बिगेस्ट क्लासिफिकेशन में क्या था मामला? बिगेस्ट क्लासिफिकेशन दे रहे हैं बेंथम एंड हुकर साहब, और इस क्लासिफिकेशन में मित्रों इन्होंने डिवाइड किए जो सीडेड प्लांट्स हैं उनका। ठीक है ना। इस क्लासिफिकेशन में किसका है? डिवीजन ऑफ सीडेड प्लांट्स, डिवीजन ऑफ सीडेड प्लांट्स, सीडेड प्लांट्स। सीडेड प्लांट्स में मित्रों जैसे हम डाइकॉट्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म आता है, मोनोकॉट्स आते हैं, ये सीडेड प्लांट है। तो कैसे किया मित्रों इन्होंने क्लासिफिकेशन में अपने? तो मित्रों इन्होंने डिवीजन बनाया स्पर्मेटोफाइटा, डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा, मैं लिख देता हूं। डिवीजन था स्पर्मेटोफाइटा,
स्पर्मेटोफाइटा का मतलब क्या? वैसे वो प्लांट जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हो, सीड प्रोड्यूस करते हो, स्पर्मेटोफाइटा कहलाते हैं। वो जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं उनको हम स्पर्मेटोफाइटा बोलते हैं। अब इस स्पर्मेटोफाइटा के अंदर मित्रों जो टोटल इन्होंने फैमिलीज ली वो 202 फैमिलीज थी। फैमिलीज इन्होंने इतनी फैमिलीज में इसको स्पर्मेटोफाइटा को बांट दिया। 202 कैसे थी मित्रों? डाइकोटिलिडनी, 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 जिम्नोस्पर्मी, जिम्नोस्पर्मी, और एक था मित्रों मोनोकोटिलिडनी। मोनोकोटिलिडनी, जिम्नोस्पर्मी, जिम्नोस्पर्मी। डाइकोटिलिडनी के अंदर अगर हम देखें तो मित्रों इन्होंने 165 फैमिलीज ली थी। 165 फैमिलीज। ओहो, 165 फैमिलीज। जिम्नोस्पर्मी के अंदर मित्रों इनकी 3 फैमिलीज थी। इन्होंने 3 फैमिलीज को रखा। और मोनोकोटिलिडनी के अंदर मित्रों इन्होंने 34 फैमिलीज रखी। 34 फैमिलीज। तो मित्रों टोटल मिलकर जो हो जाता है वो स्पर्मेटोफाइटा को बेंथम और हुकर साहब ने टोटल 202 फैमिलीज में बांट दिया। ठीक है, अब बात आते हैं कि खास बात क्या थी इस क्लासिफिकेशन की। क्या खास बात है और क्या इसका मतलब डीमेरिट है। मेरिट्स की भी बात करेंगे मित्रों, हम डीमेरिट की भी बात करेंगे। मित्रों मेरिट की अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत ज़्यादा करैक्टर्स को लेके क्लासीफाई कर रहे थे बेंथम और हुकर साहब। जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था वो लीनियस साहब ने भी दिया, लेकिन मित्रों वो सुपरफिशियल करैक्टर्स को लेके दिया। 1 या 2 करैक्टर को लेके दिया था लीनियस साहब ने, इसलिए हमने उनका जो क्लासिफिकेशन है हमने उसको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बोला था। ठीक है, कोई बात नहीं जी। तो अरिस्टोटल साहब ने जो दिया और लीनियस साहब ने दिया, थियोफ्रास्टस साहब ने दिया, वो कुछ ज़्यादा करैक्टर्स को लेके क्लासिफिकेशन नहीं दिया था। वो मतलब थोड़े बहुत मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर, एक आध मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर ले लिया था उन्होंने, उसके बेस पर क्लासिफाई कर दिया था। हमने लीनियस साहब का देखा था कि स्टैमन के बेस पर ही क्लासिफिकेशन किया था उन्होंने। ठीक है, तो मित्रों उनके जो क्लासिफिकेशन आएंगे वो मित्रों आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन आएंगे, वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में आते हैं। बट बेंथम एंड हुकर साहब ने पहली बार नेचुरल क्लासिफिकेशन किया। दिस इज द नेचुरल क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसमें बहुत सारे करैक्टर्स को लिए गए और ज्यादातर जिस करैक्टर को इंपॉर्टेंस दी गई वो फ्लोरल करैक्टर्स को दी गई। मैं लिख देता हूं यहां पर एक पॉइंट पर कि फ्लोरल करैक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। फ्लोरल करैक्टर्स को। कारण क्या था मित्रों? होता यह है कि जब हम एनवायरनमेंट चेंज कर देते हैं, अगर मान लीजिए एक स्पीसीज के बंदे हैं और हम उनको डिफरेंट एनवायरनमेंट में ग्रो कराएं, वैलिड, तो ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट उनकी स्टेम, लीफ, रूट में मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। हो सकता है उनमें चेंज आ जाए। बात को समझना, मैंने बोला अगर एक ही स्पीसीज के बंदे हैं बट वो अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट एनवायरनमेंट में अगर वो ग्रो कर रहे हैं तो मे बी कि एनवायरनमेंट का फर्क पड़ जाए, उनकी रूट पर पड़ जाए, स्टेम पे पड़ जाए, लीफ पे पड़ जाए, तो उनकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो सकती है ड्यू टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। वैलिड, मैंने मित्रों जेनेटिक्स में भी कराया था आपको, मैंने जेनेटिक्स में भी बताया है कि जी जो एक्सप्रेशन है, जीन एक्सप्रेशन है, वो अकेले जीनोटाइप पर डिपेंड नहीं करता, वो मित्रों जीनोटाइप के साथ साथ
इस बात पर भी डिपेंड करता है। क्या थी वो बात? एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट हम बदल देंगे तो जीन एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। तो वही वाली बात है यहां भी, अगर एक ही स्पीसीज के बंदे डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हैं तो मे बी ये पॉसिबल है कि जो मॉर्फोलॉजी है रूट में, स्टेम में, लीफ में, वो डिफरेंट मिल जाए। बट फ्लोरल जो करेक्टर्स हैं उनमें कभी चेंज नहीं आता, भले ही एनवायरनमेंट चेंज हो रहा हो। अगर हम बात को इसको देखें कि बेंथम और हुकर साहब करेक्टर्स तो और भी थे, सबसे ज्यादा फ्लोरल करेक्टर्स को क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे थे? तो मित्रों उसका यह है कि फ्लोरल करेक्टर ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, वो डिफरेंट एनवायरनमेंट की वजह से उनमें चेंज नहीं आता, वो कंजर्व करेक्टर्स हैं। इसलिए बेंथम हुकर साहब ने फ्लोरल करेक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। ठीक है, आपसे कोई पूछ लेता है कि जी इनका जो क्लासिफिकेशन है वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, तो मित्रों क्लासिफिकेशन कैसा है इनका? नेचुरल क्लासिफिकेशन। मित्रों नेचुरल क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन होता है जिसके अंदर ग्रॉस मॉर्फोलॉजी की बात की जाए, जिसके अंदर बहुत से करैक्टर्स को लेकर हम बात करें। अगर ऐसा क्लासिफिकेशन कोई देता है, कोई आ रहा है, तो वो नेचुरल क्लासिफिकेशन कहलाता है, जिसके अंदर ग्रॉस मॉर्फोलॉजी की बात हो। और मान लीजिए कोई क्लासिफिकेशन ऐसा आता है, एक आध करैक्टर कोई ले लिया, तो मित्रों एक आध करैक्टर के बेस पर क्लासिफाई करना तो ठीक नहीं है, फिर तो क्लासिफिकेशन ठीक होगा ही नहीं। तो अगर एक आध करैक्टर के बेस पर क्लासिफिकेशन हो रहा है तो उस क्लासिफिकेशन को हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बोलेंगे, जैसे अरिस्टोटल साहब ने, थियोफ्रास्टस साहब ने, लिनियस साहब ने किया। वैलिड? तो यहां से शुरुआत हो जाती है मित्रों बेंथम हुकर के टाइम से नेचुरल क्लासिफिकेशन की शुरुआत। मतलब मैं लिख सकता हूं ये नेचुरल क्लासिफिकेशन है, नेचुरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब मित्रों ये तो थी इसमें मेरिट की बात। अगर मैं डीमेरिट की बात करूं तो डीमेरिट क्या है इसकी? डीमेरिट सबसे बड़ी मित्रों ये है कि इन्होंने जो अरेंजमेंट कर रखा है ना, ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड में नहीं है, ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड को शो नहीं कर रहा। अब देखिए कि डाइकोटिलिडनी आए, ठीक है, उसके बाद जिम्नोस्पर्मी, उसके बाद मोनोकोटिलिडनी, बता रहे हैं। लेकिन मित्रों जो इवोल्यूशनरी ट्रेंड है वो ये है कि पहले जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्मी, उसके बाद डाइकोटिलिडनी, उसके बाद मोनोकोटिलिडनी होना था, मोनोकोटिलिडनी, उसके बाद मोनोकोटिलिडनी होना था। ये एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड है कि सबसे पहले जिम्नोस्पर्म्स आए, फिर डाइकोटिलिडनी आई, और जो मोस्ट एडवांस है मोनोकोटिलिडनी। तो मोनोकोटिलिडनी की पोजीशन तो ठीक है इनके क्लासिफिकेशन में, बाकी इसके क्लासिफिकेशन में ये इधर आ जाए और ये इधर आ जाए, ये काम इसमें यहां इसकी ये गलती है। जो क्लासिफिकेशन है इसमें ये इसकी डीमेरिट है। बाकी मित्रों बिगेस्ट क्लासिफिकेशन है, नेचुरल क्लासिफिकेशन है, और इस क्लासिफिकेशन को आज भी बोटेनिकल गार्डन्स और हर्बेरियम में यूज किया जाता है। जो भी हर्बेरियम है ना मित्रों, जो भी हर्बेरियम है, बोटेनिकल गार्डन्स जो स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, हर्बेरियम बनाई जा रही हैं, आज भी बेंथम और हुकर साहब के इस क्लासिफिकेशन को ही फॉलो किया जा रहा है। तो मित्रों यहां तक मामला तो क्लियर है, ठीक है ना? जो मैंने ये बात बताई तो मुझे लग रहा है कि यहां तक तो मामला आपका क्लियर है। अब मित्रों बेंथम एंड हुकर साहब के बाद हम डिस्कस करते हैं एक नाम और है जो इस टाइम ड्यूरेशन में आता है और अपना कंट्रीब्यूशन देता है। वो नाम है मित्रों अर्न्स्ट हैकल साहब का। अर्न्स्ट हैकल,
अर्नस्ट हैकल, अर्नस्ट हैकल, मार करी यार, अर्नस्ट हैकल साहब। तो अर्नस्ट हैकल साहब मित्रों इन 1860s में क्लासिफिकेशन देते हैं। अब लीनियस साहब हमने देखा मित्रों, बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन देखा। बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन था केवल स्पर्मेटोफाइटा को लेके। स्पर्मेटोफाइटा को उन्होंने 202 फैमिलीज में डिवाइड कर दिया था, ठीक है ना, जिसमें हमने डाइकोटिलिडनी देखा जिसके अंदर 165 फैमिलीज थी। फिर हमने देखा जिम्नोस्पर्मी है, 3 फैमिलीज उसके अंदर हैं, और 34 फैमिली मोनोकोटिलिडनी के अंदर। इन्होंने पर्टिकुलर नहीं किया, ये सारे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया इन्होंने, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया 3 में। एक बनाया मित्रों प्लेंटी, एक बनाया एनिमेलिया, और एक बनाया मित्रों प्रोटिस्टा। अच्छा एक बात और, सारे ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन पहले अरिस्टोटल साहब ने किया, ठीक है। एनिमल की भी बात की उन्होंने, पौधों की भी बात की। तो एनिमल के ग्रुप बनाए थे, एक जिनका ब्लड रेड है वो, और एक जिनका ब्लड रेड नहीं है वो। और पौधों को जो डिवाइड किया था वो ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स में किया था। थियोफ्रेस्टस साहब आए, थियोफ्रेस्टस साहब ने भी ट्रीज बनाए, अंडर श्रब्स, श्रब्स, हर्ब्स बना दिए। लीनियस साहब आए, लीनियस साहब ने भी सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को जो डिवाइड किया वो 2 ही बनाए थे उन्होंने, एनिमेलिया बनाया था, प्लेंटी बनाया था, ठीक है। यहां पर ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है। कितने किंगडम क्लासिफिकेशन है? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। मैं ये कह सकता हूं कि अर्नस्ट हैकल साहब ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, किंगडम क्लासिफिकेशन, और लीनियस साहब ने कौन सा दिया था? लीनियस साहब ने दिया था मित्रों 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये है हैकल साहब का 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके बारे में हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म को बांट दिया प्लेंटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा में। इनमें क्या क्या रखा? प्लेंटी के अंदर मित्रों उन्होंने मल्टी सेलुलर, मैं लिख देता हूं, मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफ्स, यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ्स, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ्स को इन्होंने प्लेंटी में रखा। जो ऑटोट्रॉफ थे यूकैरियोटिक थे, मल्टी सेलुलर थे। एनिमेलिया के अंदर अगर बात करें तो इसमें रखा मित्रों इन्होंने मल्टी सेलुलर हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक हेटरोट्रॉफ्स को, यूकैरियोटिक हेटरोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स रख दिए जी एनिमेलिया के अंदर इनको। और अगर मैं प्रोटिस्टा की बात करूं तो प्रोटिस्टा के अंदर मित्रों इन्होंने काफ़ी चीज़ों को रखा, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा, यूनिसेलुलर। इसमें हम देखेंगे ऑटोट्रॉफ्स भी आएंगे और हेटरोट्रॉफ्स भी आएंगे, ठीक है ना। इसमें ऑटोट्रॉफ्स भी रखे, हेटरोट्रॉफ्स भी रख दिए, प्रोकैरियोट्स भी रखे और यूकैरियोट्स भी रखे, बहुत चीज़ें रख दी मित्रों इन्होंने इसमें। तो यूनिसेलुलर, इसमें यूकैरियोट्स भी रख दिए, प्रोकैरियोट्स भी रख दिए, हेटरोट्रॉफ्स भी आ गए इसमें, और ऑटोट्रॉफ्स भी इसमें रख दिए। बट कंडीशन ये थी कि सारे के सारे जो भी थे यूनिसेलुलर वो इसमें रखे गए, जो बच गए।
मल्टी सेलुलर तो इसमें रख दिए, प्लांट को तो रख दिया भैया प्लेंटी में, एनिमेलिया के अंदर एनिमल्स रख दिए क्योंकि एनिमल हेटरोट्रॉफिक होता है, ठीक है। बाकी जो यूनिसेलुलर थी, यूनिसेलुलर इसके अंदर रख दिए। अच्छा, यूनिसेलुलर में हम देखेंगे मित्रों जो फंजाई है ना, फंजाई को लेके मामला बिगड़ा हुआ था, क्योंकि मल्टी सेलुलर की अगर बात करें तो एनिमेलिया में चली गई, यूनिसेलुलर तो चलो प्रोटिस्टा में चली गई, ठीक है। अब देखिए कितने हैं, बैक्टीरिया भी इसी में है, लाइकन भी इसी में है, फंजाई भी इसी में है, और तुम्हारा इसमें यूकैरियोट्स भी हम देखेंगे, प्रोकैरियोट्स भी हम देखेंगे, और हेटरोट्रॉफिक भी इसमें है, और ऑटोट्रॉफिक भी इसमें है, ठीक है ना। बस मामला थोड़ा यहां पर इन्होंने ठीक किया कि वो यूनिसेलुलर लिए, बाकी सब तरह के ऑर्गेनिज्म को इसमें रख दिया गया। तो मित्रों क्लासिफिकेशन तो वैसे ठीक था, क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन तो ठीक था, बट कुछ लोगों को नहीं आया पसंद। मित्रों जब नहीं आया पसंद तो होता क्या है, इन फ्यूचर उनमें कुछ कमियां निकलती हैं, और हमारे पास जब बेटर विकल्प होता है तो हम बेटर के साथ जाते हैं, ठीक है ना। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद हम देखेंगे मित्रों कॉपलैंड साहब का 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आएगा, लेकिन इस टाइम ड्यूरेशन में नहीं आएगा। अब कॉपलैंड साहब का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम ड्यूरेशन में, इससे आगे वाले में, ठीक है ना। तो मित्रों आज की क्लास इनके बारे में, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया मैं फिर एक बार जिक्र कर देता हूँ, बता देता हूँ। पहले हमने देखा एपीडे कंडोले साहब 1813 में आ रहे हैं, टैक्सोनॉमी टर्म दे रहे हैं, और टैक्सोनॉमी में 3 पॉइंट्स की स्टडी करना टैक्सोनॉमी कहलाता है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को मत घुसा देना इसमें, क्योंकि वो सिस्टमेटिक्स में आता है, जिसको लीनियस साहब ने बताया था, ठीक है। एपीडे कंडोल साहब की बात खत्म हो जाती है। उसके बाद आते हैं जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर साहब, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन मैंने बता दिया, वो क्या है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन के अंदर एक क्यूरेटर थे, क्यूरेटर का काम कर रहे थे वो, ठीक है ना। क्यूरेटर मैंने बता दिया, जो बोटेनिकल गार्डन्स में रिसर्च का काम करते हैं उनको क्यूरेटर बोलते हैं। उन्होंने एक बुक लिखी थी जन्ना प्लांटेरम, जन्ना प्लांटेरम बुक मित्रों लीनियस साहब ने भी लिखी थी, ठीक है, ये बात भी हो गई। अब क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया, उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया वो मित्रों नेचुरल क्लासिफिकेशन था उनका, ना कि आर्टिफिशियल, जैसा कि और लोग दे रहे थे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। उनका पहली बार जो क्लासिफिकेशन आया वो नेचुरल क्लासिफिकेशन था, ठीक है ना, जिसके अंदर, और नेचुरल क्लासिफिकेशन मित्रों वो होता है जिसके अंदर हम ज़्यादा करेक्टर्स को लेके बात करें। तो उन्होंने ज़्यादा करेक्टर्स को लेके बात की थी, और ज़्यादा उनमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो दी वो फ्लोरल करेक्टर को दी उन्होंने इंपॉर्टेंस। उसका कारण मैंने बताया कि फ्लोरल करेक्टर को ज़्यादा उन्होंने इसलिए इंपॉर्टेंस दी क्योंकि फ्लोरल करेक्टर्स आर मोर कंजर्वेटिव, वो ज़्यादा कंजर्व होने वाली चीज़ है, वो इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज नहीं होती, ठीक है। इसलिए उन्होंने फ्लोरल करेक्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी और क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन में क्या किया, उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन नहीं किया बेंथम हुकर साहब ने, उन्होंने क्लासिफिकेशन किया जो सीडेड प्लांट थे उनको बांटा, मतलब डिवीजन बनाया स्पर्मेटोफाइटा, और उस डिवीजन में टोटल 202 फैमिलीज रखी, ठीक है ना। डिवीजन को कैसे बांटा, डाइकोटिलिडनी, जिम्नोस्पर्मी, मोनोकोटिलिडनी। डाइकोटिलिडनी के अंदर 165 फैमिली थी, जिम्नोस्पर्मी के अंदर 3 फैमिली थी, मोनोकोटिलिडनी के अंदर 34 फैमिलीज थी, तो हो जाती हैं 202 फैमिली, ठीक है मित्रों। तो ये था बेंथम हुकर साहब का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन नेचुरल था, अच्छा था, नेचुरल था, अच्छा था। इसीलिए मित्रों आज भी हर्बेरियम के अंदर और बोटेनिकल गार्डन्स के अंदर जो क्लासिफिकेशन यूज हो रहा है, जो अरेंजमेंट कर रहे हैं ना प्लांट्स का, वो बेंथम एंड हुकर साहब के क्लासिफिकेशन को ही फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो ये था मित्रों इनका। फिर आते हैं जी अर्नस्ट हैकेल साहब इस ड्यूरेशन में। अर्नस्ट हैकेल साहब आते हैं 1860 में, एक क्लासिफिकेशन वो देते हैं, लेकिन वो जो क्लासिफिकेशन देते हैं सारे ऑर्गेनिज्म के लिए क्लासिफिकेशन देते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ नया नहीं करते, लीनियस साहब का जो क्लासिफिकेशन था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसी में मॉडिफिकेशन कर देते हैं और एक किंगडम और बना देते हैं जिसका नाम है प्रोटिस्टा। एक किंगडम और बना दिया प्रोटिस्टा, ठीक है। तो प्रोटिस्टा में क्या रखा उन्होंने, प्रोटिस्टा में जो यूनिसेलुलर था, जो जैसा था पटक दो,
चाहे वो हेटरोट्रॉफ है, चाहे वो ऑटोट्रॉफ है, चाहे वो यूकैरियोट्स है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हैं, बस मतलब था उनका यूनिसेलुलरिटी से सारे पटक दिए। प्लेंटी के अंदर क्या किया, प्लेंटी के अंदर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ्स को रख दिया गया। एनिमेलिया के अंदर मित्रों मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक हेटरोट्रॉफ्स को रखा गया। यहां तो सब है, ठीक है। तो मित्रों ये थी आज का जो हमें कराना था वीडियो में, ठीक है मित्रों। अब नेक्स्ट टाइम ड्यूरेशन हम नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे, तब हम देखेंगे कि कौन कौन लोग आए और किस किस का क्या क्या काम था, ठीक है मित्रों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ओके बाय मित्रों।